प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसकी कथा वस्तु एवं पात्र योजना पर बात करेंगे। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य की भी सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। जयशंकर प्रसाद हिंदी में एक युग परिवर्तक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है और उनके आविर्भाव के साथ ही हिंदी नाटक में प्रसाद युग का आगमन होता है। प्रसाद जी द्वारा प्रणीत ऐतिहासिक नाटक हिंदी में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। प्रसाद जी के नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में देश के गौरवमयी अतीत को विषय वस्तु बनाकर एक और भारतीय संस्कृति के महान व उदात्त मानवीय मूल्यों की महत्ता प्रतिपादित की है, तो दूसरी ओर इतिहास के अप्रकाशित अंशों को लेकर उन्होंने अतीत के कैनवास पर वर्तमान के चित्र अंकित किए हैं। प्रसाद मूलतः कवि है और इसी कारण उनके नाटकों में काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। सुंदर गीत योजना व भाषा में आलंकारिकता से युक्त संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित हिंदी में लिखे गए प्रसाद के नाटक हिंदी में अपनी साहित्यिक पुटता के कारण एक अलग पहचान रखते हैं। प्रसाद जी ने अनेक नाटकों की रचना की है। अगर हम उनके प्रमुख नाटकों की बात करें तो उनमें राज्यश्री है, विशाख है, अजात शत्रु है, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त राष्ट्रीय भावना पर आधारित राष्ट्रीय चेतना से युक्त नाटक है। एक घूंट एकांकी है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी द्वारा रचित अंतिम व सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। प्रसाद जी के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटक जो है वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है, परंतु ध्रुव स्वामिनी रंगमंच की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से भी प्रसाद जी की नाट्य कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये नारी समस्या प्रधान नाटक है जिसमें नारी मुक्ति का स्वर मुखरित होता है, नारी के अधिकारों की आवाज उठती है और नारी की स्वतंत्रता, अस्तित्व, नारी के अधिकार और पुनर्लगन की समस्या को इसमें गंभीरता से उठाया गया है, परंतु साथ ही इसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का भी स्वर उत्कृष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। नारी के पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने इस नाटक में धर्म की पीठिका पर स्थित करके कुछ उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर हम इसकी कथा वस्तु पर बात करें तो ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये भारतीय इतिहास के गुप्त काल, गुप्त वंश के इतिहास से संबंधित है। इतिहास में इस बात को लेकर के विवाद रहा है
कि ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र थे और ध्रुव स्वामिनी समुद्रगुप्त के द्वारा विजित राजा की कन्या थी, जिसका चंद्रगुप्त के साथ विवाह निश्चित हुआ था। पर ध्रुव स्वामिनी के साथ रामगुप्त विवाह कर लेता है, तो फिर से ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ या नहीं, इसको लेकर इतिहास में जो है विवाद रहा है। और इसकी ऐतिहासिकता को पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिकता के प्रमाण के स्वरूप ध्रुव स्वामिनी नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने संस्कृत के विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक व बाण भट्ट के हर्षचरित का उल्लेख किया है। प्रसाद जी ने लिखा है कि विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के साथ विवाह बताया गया है। इसी तरह बाण भट्ट के हर्षचरित में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में सकराज के शिविर में जाकर सकराज का वध किया था। और इन दोनों को तथ्यों को ध्यान में रखकर, इन दोनों को आधार बना करके प्रसाद जी ने इस नाटक की भूमिका में लिखा है कि इसके बाद, इन दोनों प्रमाणों के बाद, चंद्रगुप्त का पर कलत्र कामुक सकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया है। तो ये प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के संबंध में प्रमाण दिए हैं। इसकी कथा वस्तु, जैसा कि भी पहले कहा, गुप्त वंश से संबंधित है और गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के द्वारा अपने बड़े पुत्र रामगुप्त के अयोग्य मध्यस्थ होने के कारण अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और अपने द्वारा विजित राज्य की कन्या ध्रुव स्वामिनी से उसका विवाह निश्चित किया जाता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त जो है, वो जो कि अयोग्य था, विलासित था, मध्यप था, एक षड्यंत्रकारी अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से गुप्त वंश के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है और वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता, चंद्रगुप्त की मंगेतर ध्रुव स्वामिनी से भी विवाह कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त से प्रेम, प्रच्छन्न प्रेम रहता है। रामगुप्त के साथ विवाह के बाद भी उसके मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम के भाव है और चंद्रगुप्त जो है वीर साहसी योग्य होने पर भी पारिवारिक शांति की दृष्टि से, पारिवारिक विग्रह की आशंका से और कुल मर्यादा की रक्षा की दृष्टि से अपनी वाग्दत्ता का अपने बड़े भाई के द्वारा विवाह कर लिए जाने पर भी वह शांत बना रहता है। रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय के लिए निकलता है तो उसका सकराज से युद्ध होता है और सकराज से युद्ध में रामगुप्त की स्थिति बड़ी कमजोर होती है। वे दोनों ओर से सक्सेना के द्वारा घेर लिया जाता है और वह सकराज के साथ संधि करना चाहता है। सकराज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा, उसके अनुसार उसने रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी
सकराज को उपहार में देने की मांग की। साथ ही ये भी मांग की कि रामगुप्त के सामंतों की पत्नियां सकराज के सामंतों को सौंपी जाए। सकराज के इस प्रस्ताव को सुनकर के अपनी प्राण रक्षा के लिए कायर, अयोग्य, विलासी रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी के प्रचंड प्रेम के प्रति आशंकित था, इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी विवाह मंडप की अग्निवेदी के सामने की गई प्रतिज्ञाओं की दुहाई देकर के रामगुप्त से उस अपनी रक्षा करने की, अपने कुल गौरव की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। किंतु रामगुप्त जो है वो अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है। जब रामगुप्त उसे शक शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो और वो अपनी रक्षा के लिए रामगुप्त से कहती है, परंतु रामगुप्त मना कर देता है। तो उसका आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है और आत्महत्या करने को तैयार होती है। उसी समय चंद्रगुप्त आकर के उसे आत्महत्या करने से रोक देता है। वह स्वयं स्त्री का वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी के साथ सकराज के दुर्ग में जाता है, सकराज की हत्या कर देता है और शकदुर्ग पर अधिकार कर लेता है। शकदुर्ग पर चंद्रगुप्त के द्वारा अधिकार कर लिए जाने पर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर क्रूरता प्रदर्शित करते हैं और सकराज की प्रेमिका कोमा तथा उसके पिता महिरदेव दोनों को ही मार देते हैं। ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा से चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का मुखर विरोध करता है तथा ध्रुव स्वामिनी भी रामगुप्त जैसे कलियुग को, नपुंसक को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। इस पर धर्म परिषद का आयोजन होता है और धर्म परिषद में जो पुरोहित है वो अपना निर्णय देता है। निर्णय देते हुए वो कहता है कि ये रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पथिक और कर्मों से क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन से वंचित कर देते हैं। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, परंतु एक जो सामंत है वो रामगुप्त की हत्या कर देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त को सभी परिषद के लोग राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं, राज्य अभिषेक होता है और उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से कर दिया जाता है। ये इसका कथानक है। पात्र योजना की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो प्रमुख पात्र है उनमें पुरुष पात्रों में है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शेखर स्वामी, सकराज और आचार्य मिहिर देव। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र है, रामगुप्त बड़ा बेटा है समुद्रगुप्त का, शेखर स्वामी मंत्री है, अमात्य है, सकराज जिससे रामगुप्त का युद्ध होता है, आचार्य मिहिर देव सकराज की प्रेमिका कोमा के पिता है। स्त्री पात्रों में जो है 3 पात्र मुख्य है, ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मंदाकिनी। ये इस नाटक के प्रमुख पात्र है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य गौण पात्र है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चूंकि इतिहास और कल्पना का सुंदर संयोजन है, अतः इसके कुछ पात्र ऐतिहासिक है, अधिकांश पात्र ऐतिहासिक है, कुछ काल्पनिक है। काल्पनिक पात्र 3 है, कोमा, मिहिर देव और मंदाकिनी।
इन तीन को छोड़ करके अन्य सभी जो पात्र है वो ऐतिहासिक है। चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, सकराज है, शिखर स्वामी है, ये सभी इसके ऐतिहासिक पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक नायिका प्रधान नाटक है और इस ये नायिका नामित नाटक भी है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है, चंद्रगुप्त नायक है। क्योंकि अधिकांश जो घटनाएं हैं इस नाटक की कथा वस्तु की वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें अंतिम फल का जो भोगता है वो चंद्रगुप्त ही है, इसलिए वो इसका नायक है। अब हम इन पात्रों के चरित्र चित्रण पर बात करें तो चंद्रगुप्त जो है वो शीलवान है, विनयशील है। क्योंकि रामगुप्त द्वारा षड्यंत्र पूर्वक राज्य को छीन लिए जाने पर और अपनी वाग्दत्ता से विवाह कर लिए जाने पर भी वो राज्य की मर्यादा, कुल वंश की मर्यादा, पारिवारिक विग्रह की आशंका को ध्यान में रख करके शांत बना रहता है। ये उसकी विनयशीलता को प्रदर्शित करता है। वो एक कायर नहीं था, वो साहसी और वीर था। और जब कायर रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने से इनकार कर देता है तो वो स्त्री का वेश धारण करके सकराज के शिविर में जाता है और उसकी जो है हत्या करता है। कर्तव्य निष्ठ था, उसे अपने कर्तव्य का बोध था, आदर्श प्रेमी था। चंद्रगुप्त के मन में ध्रुव स्वामिनी के प्रति उदार प्रेम का भाव था, सात्विक प्रेम का भाव था, उसमें वासना नहीं थी। रामगुप्त में वासना का भाव, और इसी कारण वो जो है ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। स्त्री के गौरव का रक्षक है और कुल मर्यादा का रक्षक है। मंदाकिनी उसके स्वाभिमान को जागृत करती है तो वो बोलता भी है नाटक में, मैं पुरुष हूँ, नहीं मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही है। तो उसे ये कर्तव्य बोध होता है। तो वो साहसी है, वीर है, विनयशील है, शीलवान है। एक नायक के लिए जो गुण होने चाहिए उनसे वो विभूषित है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है और इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र एक आधुनिक नारी के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। पुरुष अत्याचारों का विरोध करने वाली आधुनिक नारी की वह प्रतीक है जो शोषित एवं पद दलित नारी जाति के मुक्ति संघर्ष की, उसके अधिकारों की ज्वलंत गाथा है। ध्रुव स्वामिनी स्त्री सुलभ स्वाभाविक गुणों जैसे क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, इनको तो धारण करती है, परंतु इनके साथ ही वह साहसी व वीर है। रामगुप्त द्वारा उसे शक शिविर में भेजे जाने के लिए तैयार होने पर वह उसका आत्म गौरव जागृत होता है और वो जाने से मना कर देती है। वह स्वाभिमानी भी है। उसका स्वाभिमान उसके इस कथन से अपन समझ सकते हैं कि जब रामगुप्त उसकी रक्षा करने के लिए मना कर देता है और शक शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो ध्रुव स्वामिनी का आत्मगौरव स्वाभिमान जागृत होता है और वो कहती है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय भूषण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँ। स्त्रियों के अधिकारों की वो पैरोकार है इसमें, और स्त्रियों के अधिकारों की, उनकी स्वतंत्रता के के लिए वो आवाज उठाती है। उसका कथन है कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे
बेच भी नहीं सकते। तो साहसी है, स्वाभिमानी है, विवेकशीला है, बुद्धिमती है और कर्तव्य निष्ठा की भावना भी उसमें विद्यमान है। रामगुप्त जो है वो अयोग्य है, मध्यप है, क्लीव यानी नपुंसक है, विलासी है, युद्ध के समय भी वो विलास में डूबा रहता है, षड्यंत्रकारी, दुष्ट और कायर व्यक्ति है। वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है केवल, और चाहे इसके लिए उसे अपनी पत्नी को भी उपहार में क्यों न देना पड़े। इसके अतिरिक्त इसमें एक अन्य पात्र है कोमा। कोमा जो कि सकराज की प्रेमिका, उसमें भी प्रसाद जी ने स्त्री सुलभ गुणों से युक्त उसका चरित्र इस नाटक में प्रस्तुत किया है। उसका हृदय अत्यंत कोमल है, वह संवेदनशील है, भावुक है और वह न्याय का साथ देने वाली है। जब सकराज संधि प्रस्ताव के दौरान रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है तो वो सकराज को समझाते हुए कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। वह पतिव्रता भी है, क्योंकि सकराज की मृत्यु के बाद वह ध्रुव स्वामिनी के पास उसका शव मांगने जाती है, जो उसके पतिव्रता भाव को प्रदर्शित करता है। मंदाकिनी जो है वो इसमें चंद्रगुप्त की बहन के रूप में है और वो उसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर बहुत ही मुखरित है। वो राष्ट्र प्रेमी है, नीडर है, साहसी है, स्पष्ट वक्ता है और स्त्री अधिकारों की समर्थक है। एक तरह से मंदाकिनी जो है वो ध्रुव स्वामिनी का पूरक पात्र है। ध्रुव स्वामिनी के सहायिका के रूप में ही, पूरक के रूप में ही मंदाकिनी की सृष्टि हुई है। वह भी स्त्री अधिकारों की समर्थक है, साथ ही उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी है। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है तो वो मंदाकिनी कहती है, अमात्य ये कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत, फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश हो। इस तरह से वो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को भी मिटा देने की जो भावना है उस समय राजवंशों में देखने को मिलती है, राज परिवारों की परंपरा रही है। उसके लिए अमात्य को, रामगुप्त को संबोधित करती है। तो इतिहास और कल्पना की दृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण सामंजस्य समन्वय इस नाटक में हुआ है और पात्र योजना की दृष्टि से ये नाटक एक सफल नाटक है। धन्यवाद।